नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दिल्ली के एक एडवोकेट हैं, वैभव, सॉलिसिटर भी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना को कल एक लीगल नोटिस भेजा है और आज हम बात करेंगे इसी पर कि आखिर एक एडवोकेट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को ये लीगल नोटिस क्यों भेजा है। थोड़ी सी भूमिका मैं बता दूं। दरअसल मध्य प्रदेश में सीआईडी विभाग में एआईजी हैं राजेश मिश्रा। इस पर हम खबर बना चुके हैं। 12 नवंबर को हमने इस पर विस्तार से खबर बनाई है। पूरा मामला ये है कि राजेश मिश्रा जी अपने परिवार के साथ फरवरी में एक शादी में हिस्सा लेने के लिए जयपुर गए थे और वहाँ उनकी मुलाकात एक फैशन डिजाइनर से हुई थी। बाद में ये जो मुलाकात है वो दोस्ती में बदल गई। उसके बाद वे अक्टूबर में पुनः अपनी बच्ची का बर्थडे मनाने के लिए जयपुर गए और वहाँ लाखों रुपए इस फैशन डिजाइनर से खर्च कराए। थोड़े बहुत नहीं, 26 लाख की ज्वेलरी खरीदी गई है, 3 लाख की ड्रेसेस खरीदी गई हैं, 1,59,000 उनके होटल और उनके खाने पीने पर खर्च हुए हैं। ये तमाम सारी शिकायतें 31 अक्टूबर को इस फैशन डिजाइनर ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को, मध्य प्रदेश के डीजी लोकायुक्त को और मध्य प्रदेश के डीजी ईओडब्ल्यू को भेजी थी ईमेल के जरिए। 31 अक्टूबर तारीख ध्यान रखिए। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 11 नवंबर को पुनः एक मेल इस महिला ने भेजा था और जिसमें ये बात कही थी कि शादी का लालच देकर मध्य प्रदेश के एआईजी राजेश मिश्रा ने लगभग 5 शहरों के अलग अलग होटलों में इस महिला से संबंध बनाए। मैं नहीं बोला हूँ, इस महिला ने ये शिकायत की थी। उसके बाद हमने खबर बनाई। खबर के बाद में डीजीपी से मेरी बात हुई और डीजीपी ने मुझे आश्वासन दिया था, मेरे पास डीजीपी का मैसेज आज भी है, कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और कार्रवाई होगी। उसके बाद जब डीजीपी ने मध्य प्रदेश के एक बहुत ही ईमानदार और सक्षम आईपीएस अधिकारी तरुण नाइक को ये जांच दी। तरुण नाइक जी ने बाकायदा नोटिस भेज के इस महिला को बयान के लिए बुलाया और तरुण नाइक ने भी इस महिला से कहा था कि न्याय होगा, लेकिन वो न्याय कहाँ अटक गया अभी तक पता नहीं। अब इस महिला की ओर से एडवोकेट वैभव जी ने बाकायदा डीजीपी को नोटिस दे के कहा है कि 3 दिन में यदि कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। कुछ सवाल मेरे मन में हैं, मैं सीधे वैभव जी को जोड़ता हूं और उनसे समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। लेकिन एक बात का ध्यान मैं भी रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे वकील साहब तो निश्चित तौर पर रखेंगे कि हम महिला की पहचान किसी भी कीमत पर उजागर ना करें। उनके सम्मान और उनकी जो प्रतिष्ठा है उसका हम ध्यान रखेंगे। वैभव जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वैभव जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि किसी महिला को शादी का लालच देकर यदि सहवास किया गया है या उसके साथ गलत हुआ है तो वो तो थाने जा सकती है। उसको ज़रूरत क्या है डीजीपी को चिट्ठियाँ लिखने की और पीएचक्यू में बयान देने की? जिन शहर में जिस होटल में उसके साथ गलत काम हुआ है उस शहर के उस होटल के किसी भी थाने में जाकर वो एफआईआर करा सकती है। जरूरत क्या है ये चिट्ठियाँ लिखी जा रही है लगातार? आपकी बात सही है, बट जो अगर आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो उसमें जो सेक्शन 36 है और जो नया बीएनएस आया है उसमें भी ये प्रोविजन है कि जो अवर अधिकारी होते हैं पुलिस के, इंक्लूडिंग द डीजीपी, when they exercise this power, that's akin to a jurisdictional police station exercising that power. तो कानूनन उनको ये मिला है कि वो डायरेक्ट डीजीपी के पास भी जा सकते हैं। अब बात है कि इस केस में वो डायरेक्ट डीजीपी या ईओडब्ल्यू के हायर ऑफिशियल्स या डीआईजी लोकायुक्त इनके पास वो क्यों गई, उसकी वजह ये है कि आपको भी पता है कि द सेंसिटिविटी ऑफ द केस जो जिनके अगेंस्ट आरोप है वो ऑफिसर्स कितने पावरफुल है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि डिस्पाइट की 31 को एक कंप्लेंट थ्रू ईमेल और रिटन दोनों, या फिर 5 नवंबर को एक फॉलो मेल हमने भेजा, फिर 11 नवंबर को हमने एक और रिटर्न कंप्लेंट भेजा। उसके बाद जैसा आपने अपने भूमिका में कहा कि तरुण नायक जी जो एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है, उनकी तरफ से एक नोटिस आया 18 नवंबर को, फिर 21 नवंबर को हमारी क्लाइंट का बकायदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने पावरफुल हैं ये जो ऑफिसर हैं। तो इसलिए my client was forced to go to the DGP first rather than going to the jurisdictional police station। और कानूनन इसमें कोई अड़चन नहीं है। कानून ये रास्ता देता है एक पीड़िता को कि वो डायरेक्टली चाहे तो डीजीपी के पास भी जा सकती है।
नहीं, लेकिन अब आप लगातार डीजीपी से 1 महीने से लगभग एक्सरसाइज कर रहे हैं और जी। आपको न्याय मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप थाने में एफआईआर के लिए आवेदन क्यों नहीं दे रहे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, थाने में एफआईआर दें आप या डीजीपी को दें, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 36 ऑफ नहीं, यदि सीआरपीसी। आप मान लीजिए डीजीपी नहीं कर रहे हैं, आप तो आपके जो क्लाइंट है उनके साथ में जो भी जो शिकायत है उनकी बॉम्बे के होटल में किया गया, दिल्ली के होटल में किया गया, भोपाल जयपुर के होटल में किया, यानी राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, ये तमाम ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। यदि मध्य प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है तो आप चाहें तो दिल्ली के किसी भी थाने में जाके एफआईआर करा सकते हैं, आप जयपुर में करा सकते हैं, महाराष्ट्र में करा सकते हैं। क्या कारण है कि आपकी क्लाइंट केवल मध्य प्रदेश में डीजीपी से ही उम्मीद कर रही हैं? डीजीपी साहब से इसलिए भी उम्मीद कर रही हैं कि जैसा आपको पता है जो डीजीपी साहब हैं हमारे कैलाश मकवाना साहब, ही इज एन अपराइट ऑफिसर। उनकी इमेज ऐसी है कि ही इज अ नो नॉनसेंस ऑफिसर, वो क्राइम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, ऐसा जैसा हमने सुना है, जैसा जैसी उनकी पब्लिक इमेज है। तो दैट्स मोर द रीजन दैट वी शुड अप्रोच द डीजीपी फर्स्ट, बिकॉज हमें हमारे सर्वो सर्वा तो डीजीपी साहब ही हैं। उनकी इमेज ऐसी है कि एक कोई पीड़िता हो उसके पक्ष में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसको न्याय संगत न्यायोचित जो भी उनका हक है वो दिलवाने के लिए। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, मध्य प्रदेश सरकार आप जानते हैं कितना प्रमोट करती है महिलाओं को, तो इसलिए हमारे लिए ये हमने एक हमारा एक स्ट्रैटेजिक आप वो कह सकते हैं कि हमारे पास 3-4 जगह जाने के ऑप्शन थे, तो हमने डीजीपी मध्य प्रदेश के पास इसलिए चुना। आपकी पहली शिकायत को अब 35 दिन लगभग हो चुके हैं, आज 36वां दिन है और आपको जी न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या जी। केवल कोर्ट में प्रतिवाद दायर करना आपका ऑप्शन है या कोई और ऑप्शन भी आपके पास है? नहीं, अगर हमने 3 दिन का उनको टाइम दिया है डीजीपी साहब का कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, एफआईआर हो और एक निष्पक्ष जांच हो, अगर ये नहीं होता है देन हम कोर्ट में जाएंगे। मतलब कोर्ट में जाएंगे यानी ये प्रतिवाद प्रस्तुत करेंगे बजाय किसी थाने में एफआईआर करने के? नहीं, थाने में एफआईआर तो हो ही चुका है। आप मैं एक कानूनी बात है, थोड़ी पेचीदा बात है, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ कि अगर आप एक डायरेक्टली डीजीपी को भी अप्रोच करते हैं तो वो एक थाने में कंप्लेंट देने के ही बराबर है, तो एक ही बात है वो। आप डीजीपी को कंप्लेंट दें या थाने में कंप्लेंट दें, वो एक ही बात है। जैसे ही हमने डीजीपी को कंप्लेंट दिया रिटर्न में, उस पर उन्होंने संज्ञान भी लिया, हमें इनफैक्ट नोटिस भी आया 18 नवंबर को, जैसे आपने कहा भी अपने भूमिका में, तरुण नायक जी ने हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी किया, तो लीगली हमारा कंप्लेंट थाने में हो चुका है। अच्छा वैभव जी, एक और, आपने अपने लीगल नोटिस में ये कहा है कि कुछ अधिकारी प्रेशर बना रहे हैं सेटल करने के लिए और आपने एक राजनेता के पुत्र का भी हवाला दिया है। क्या आप बताना चाहेंगे कि वो कौन राजनेता है जिनका बेटा लगातार कोशिश कर रहा है कि ये मामला सेटल हो जाए? जी, मेरे लिए अभी किसी का नाम लेना तो उचित नहीं होगा, ना ही मेरे पास इस वक्त उतने पुख्ता सबूत हैं कि मैं आपको कर सकूं। वो मैं जब हम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे, अगर इसमें एफआईआर नहीं होती है तो देन विल सी वेदर टू डिस्क्लोज दैट नेम और नॉट। अभी इस वक्त मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको मैं उनका नाम सार्वजनिक कर सकूं। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा है और वो जी। ये कि आप कोर्ट की जो प्रोसीडिंग करने वाले हैं उसके लिए जयपुर चयन करेंगे या मध्य प्रदेश? कहाँ आप अपना जो कोर्ट की कार्रवाई कहाँ शुरू करने वाले हैं आप? बस केवल इतना एक आखिरी सवाल है मेरा। नहीं, चूंकि हमने जो कंप्लेंट है वो मध्य प्रदेश में ही दिया है, तो इट्स वेरी नेचुरल कि जो हम इसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग करेंगे वो जुरिसडिक्शनल कोर्ट जो मध्य प्रदेश का होगा वहां, या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो अथॉरिटी सुपरवाइजिंग अथॉरिटी उनके ऊपर है मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर, वो राजस्थान में भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा उचित होगा कि हम मध्य प्रदेश में ही करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत बड़ा मामला हो गया है, देखा जाए तो मध्य प्रदेश के एक ऐसे अधिकारी जिनका पिछले दिनों नाम आईपीएस के लिए विचार में भी किया गया है और ऐसे अधिकारी पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाली महिला जयपुर की हैं और अब उनके वकील जो दिल्ली में रह रहे हैं उन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को बाकायदा लीगल नोटिस भेजा है। हम 3 दिन इस पूरी चीज़ पर नज़र बना कर रखेंगे, फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय
ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।